आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के फिजिक्स के पहले चैप्टर को देखेंगे जो कि प्रकाश का परावर्तन है। जो भी लड़के क्रैश कोर्स में नए जुड़े हुए हैं क्लास में और जिनको ये पढ़ाई नहीं हुआ है वो यहाँ से रिवाइज अपना कर लेंगे। सभी को पीडीएफ मिल गया है, वो चाहे तो अपना पीडीएफ निकलवा भी सकते हैं, नहीं तो हाथ से लिख लीजिएगा। बाकी हम यहाँ आपको रिवाइज करा देंगे। और जो भी लड़के अलग से हैं जो कि यानी कि क्लास के लड़के नहीं है, अगर उनको वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। चलिए इसमें देखा जाए, पहला है भौतिकी। तो ये सब परीक्षा में आने लायक ना है, ये सब आप लोग भी जाने होंगे, ये सब को छोड़िए। यहाँ से देखते हैं प्रकाश। प्रकाश किसे कहेंगे? जो हम परीक्षा में आने लायक होगा उसी को पढ़ाएंगे, क्योंकि 1.5 महीने के अंदर आपका परीक्षा है, तो आप जल्दी जल्दी से इसको रिवाइज कीजिएगा। पहला है कि प्रकाश। प्रकाश के बारे में आपसे पूछ सकता है कि प्रकाश है क्या। प्रकाश वह कारक है, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम किसी कुर्सी को देख रहे हैं, खामा में रखा हुआ है, कुर्सी दिख रहा है। कुर्सी क्यों दिख रहा है? क्योंकि वहां पे उस पे प्रकाश पड़ रहा है। तो मतलब प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। अब फिर आपसे कोई पूछ सकता है कि हम प्रकाश को देख सकते हैं कि नहीं, तो आप कहिएगा कि हम प्रकाश को नहीं देख सकते हैं, उसकी सहायता से किसी वस्तु को देख सकते हैं। ठीक। अब ये सब तीनों वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, तीनों जो भी यहाँ पे हम पॉइंट लिखवाए हैं तीनों वीवीआई। चलिए देखिए, इसमें पहला है कि प्रकाश ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत है। यानी कई बार आपसे पूछा है कि ऊर्जा का अंतिम स्रोत या सर्वोत्तम स्रोत क्या है, तो सूर्य। वहां पे आंसर क्या होगा? सूर्य होगा। सूर्य से ही प्रकाश निकलता है, तो वहां पे आंसर हो जाएगा सूर्य। लेकिन अभी कह रहा है कि प्रकाश ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत है, वह विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो ये वाला पॉइंट जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि प्रकाश कैसा तरंग है। तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। कैसा तरंग? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। मोस्ट वीवीआई ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि प्रकाश कैसा तरंग है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग है। जिनका भी सब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा उनको अलग से ऑब्जेक्टिव पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है जी, इतना हम लिखवा दिए हैं कि एक भी बाहर नहीं आएगा। ठीक। इसमें अगला देखिए, इसमें अगला पॉइंट है कि प्रकाश हमेशा सीधे पथ पर यानी कि सरल रेखा में गमन करता है। कई बार पूछ चुका है, इसको भी मॉडल सेट या क्वेश्चन बैंक किसी में देखिएगा, ये आपको क्वेश्चन मिल जाएगा कि प्रकाश कैसे पथ पर गति करता है। तो प्रकाश हमेशा हमेशा सीधे पथ पर गति करता है। ठीक। आगे है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? निर्वात मतलब होता है खाली जगह। निर्वात मतलब खाली जगह। तो खाली जगह में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। यानी कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ये तीनों ऑब्जेक्टिव आपको कई बार परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे, और इस बार भी जब आप बैठिएगा तो जरूर इसमें से एक तो जरूर ही रहेगा कि प्रकाश से ये वाला, नहीं तो ये वाला, नहीं तो ये वाला तो कई बार पूछ देता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसको याद रखिए। आगे है आपको कि इसके विवर्तन के बारे में देखिए कि विवर्तन क्या है। तो 19वीं शताब्दी में यह पाया गया कि यदि प्रकाश के पथ में बहुत ही छोटी वस्तु यानी कि एकदम लगभग छोटा, एकदम न के बराबर बहुत ही छोटी वस्तु रख दिया जाए, तो प्रकाश सीधे चलने की बजाय अपने पथ से थोड़ा सा विचलित हो जाता है। इस घटना को विवर्तन कहते हैं। जैसे देखिए, ये लाइट आ रहा है, इधर से लाइट जा रहा है, इसके रास्ते में एकदम छोटा सा वस्तु यहाँ पे आ गया, मान लीजिए धूल कण आ गया, तो ये क्या होगा, नहीं सीधे चलने के बजाय थोड़ा सा अपना रास्ता इसे चेंज कर लेगा। देखिए अभी ऐसे जा रहा था, नीचे नीचे लाइन के एकदम लाइन में, इस वाले लाइन पे जा रहा था, लेकिन अब क्या होगा, थोड़ा सा अपना रास्ता विचलित कर लेगा। तो इस घटना को विवर्तन कहते हैं, इस घटना को विवर्तन कहते हैं। अगला है अंधकार। आगे है कि अंधकार क्या है। तो अंधकार एकदम इजी, सब देखिए एक एक लाइन का परिभाषा है, और आपको पूछ भी सकता है कि अंधकार क्या है। तो प्रकाश की अनुपस्थिति ही अंधकार है, मतलब जहां प्रकाश नहीं है वो अंधकार है, जहां प्रकाश नहीं है वो अंधकार हो जाएगा। अब आगे है कि किरण क्या है। किरण क्या है? तो प्रकाश जिस पथ पर चलता है, यानी कि प्रकाश से चलता है ना, तो प्रकाश जिस पथ पर चलता है उस पथ की दिशा को किरण कहते हैं। मतलब प्रकाश किधर जा रहा है, अगर इधर जा रहा है तो इधर ऐसे एरो लगा देंगे, और इस दिशा को, एरो बताता है कि दिशा की प्रकाश इधर जा रहा है, तो इस दिशा को ही क्या कहेंगे, किरण कहेंगे। यानी कि प्रकाश जिस पथ पर चलता है, मतलब जिस रास्ते में जा रहा है, उस दिशा को ही किरण कहते हैं, उस दिशा को ही किरण कहते हैं। तो आप लोग इस सबका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बाकी जिनको पीडीएफ चाहिए उनको पीडीएफ भी मिल जाएगा। चलिए आगे है, किरण पुंज क्या है। किरण पुंज क्या है? पुंज का मतलब होता है झुंड, पुंज का मतलब झुंड। तो मतलब कह रहा है कि किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, मतलब समूह को, यानी बहुत से किरण रहेंगे तो उसे किरण पुंज कह देंगे। अब इसमें भी प्रकार होते हैं, किरण पुंज 3 प्रकार के, देखिए यहाँ पे है, किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला यहाँ पे है कि अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज, देखिए किरण पुंज को प्रकाश पुंज भी कह सकता है। यहाँ पे किरण पुंज का परिभाषा है, इसके जगह पे प्रकाश पुंज भी आपसे बोल सकता है कि प्रकाश पुंज क्या है। प्रकाश पुंज का है या किरण पुंज का है, एक ही है। ठीक। किरण पुंज के 3 प्रकार होते हैं, या इसकी जगह पे ये भी लिख सकते हैं कि प्रकाश पुंज के 3 प्रकार होते हैं। ठीक ना। तो इसमें देखिए
अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी के बारे में देखिए, अभिसारी इसके नाम से ही है अभी। अभी 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 का मतलब कि आ रहा है, मतलब अभी कहने का बोध होता है कि अभी पास में ही आ गया, या इससे थोड़ा सा समझने के लिए बोल रहे हैं कि अभी का मतलब क्या होता है, नजदीक में। तो ऐसे इसको याद रखिएगा कि वैसा किरण पुंज जिसमें किरणें एक बिंदु पर, वैसा किरण पुंज जिसमें किरणें एक बिंदु पर, देखिए एक बिंदु है, वैसा किरण पुंज जिसमें किरणें एक बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती हैं, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये बिंदु हो गया और सभी किरणें इसी बिंदु पर जा रही हैं, यहाँ से भी ये इसी पे गया, यहाँ से भी ये इसी पे गया, और इधर में एरो रहना जरूरी है। जैसे कि आपको यहाँ फिगर देखिए ना, फिगर में ये क्या है, एक बिंदु है और इस पे सभी प्रकाश आ रहा है और एरो नीचे की साइड है, तो इस किरण पुंज को क्या कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। इस किरण पुंज को अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। फिर से इसका परिभाषा देख लीजिए, वैसा किरण पुंज जिसमें किरणें एक बिंदु पर आए, एक बिंदु पर आ रहा है ना, तो इसी किरण पुंज को क्या कहेंगे, अभिसारी। इसके अगला है अपसारी किरण पुंज, अपसारी। तो अपसारी किसे कहेंगे, जिसमें अभिसारी का जस्ट उल्टा, ये सभी एक बिंदु पर आ रहा था तो ये सभी एक बिंदु से निकलेगा, यानी कि वैसा किरण पुंज जिसमें किरणें एक ही बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती हैं, तो ऐसे प्रकाश पुंज को अपसारी किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। अपसारी कहिए या अपसारी कहिए, इस किरण पुंज कहिए या प्रकाश पुंज कहिए, एक ही बात है। फिर से देखिए, वैसा प्रकाश पुंज जिसमें किरणें एक ही बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है, देखिए एक बिंदु हो गया और इसी बिंदु से देखिए एरो ऊपर की ओर है, तो यानी कि निकल रहा है, निकलती हुई प्रतीत हो, तो उसे क्या कहेंगे, अपसारी किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। अगला है समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। तो वैसा किरण पुंज जिसमें किरणें एक दूसरे के समानांतर, देखिए किरण एक ठो यहाँ से यहाँ गया, एक किरण यहाँ है, एक ठो यहाँ, एक ठो यहाँ, एक ठो यहाँ, सब एक दूसरे के पैरेलल है, तो वैसा किरण पुंज जिसमें किरणें एक दूसरे के समानांतर चलती हैं, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज की जगह पे आप प्रकाश पुंज भी लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं हो सकता है, ठीक। तो ये सभी, इसमें आपसे ऐसे पूछ सकता था क्वेश्चन कि किरण पुंज के प्रकार कितने हैं, किरण पुंज के प्रकार कितने हैं, तो तीन प्रकार, ऑब्जेक्टिव में ही आएगा। ऐसे डिफिनीशन बहुत कम ही देता है इसका, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि आपको किरण पुंज के कितने प्रकार हैं, तो तीन प्रकार हैं, ठीक। आगे अब क्वेश्चन है कि हम किसी वस्तु को कैसे देखते हैं, हम किसी वस्तु को कैसे देखते हैं, तो देखिए एकदम इजी है कि जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर पड़ती है, जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर पड़ती है, तो उससे परावर्तित किरण हमारे आंखों तक पहुंचती है। जैसे मान लीजिए लाइट आएगा, सूरज का रोशनी किसी वस्तु को पड़ेगा, तो पड़ने के बाद वो सीधे हमारे कहाँ जाएगा, आंखों तक पहुंचती है। नेत्र द्वारा, अब यहाँ खड़ी पई है, नेत्र द्वारा, यह नेत्र है, नेत्र द्वारा उस वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर बनता है, दृष्टि पटल पर बनता है, जिसका आभास हमारे मस्तिष्क को होता है। इस प्रकार हम किसी वस्तु को देखते हैं। मतलब नॉर्मली समझिए कि कोई वस्तु रखा हुआ है, कोई वस्तु ही है, इस पे लाइट आएगा इधर से, और ये हमारे कहाँ आएगा, आंख में, हमारे आंखों में इसका आएगा, और आंख से संकेत देगा सीधे दिमाग को, सीधे दिमाग को, और दिमाग इसको बताएगा कि कोई वस्तु को हम लोग देख रहे हैं, ठीक। तो यही था कि हम किसी वस्तु को कैसे देखते हैं। आगे है इसमें माध्यम, माध्यम के प्रकार, माध्यम के प्रकार, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि माध्यम के कितने प्रकार होते हैं। तो माध्यम के तीन प्रकार होते हैं, माध्यम के कितने प्रकार होते हैं, तीन, पारदर्शी, अपारदर्शी, देखिए यहाँ पारदर्शी था, अपारदर्शी और प्रभासी, तो एक एक करके देखेंगे। पहला है इसमें कि पारदर्शी माध्यम, कैसा माध्यम, पारदर्शी। तो वैसा माध्यम जिसमें, जिससे होकर, देखिए फिर से पारदर्शी, वैसा माध्यम जिससे होकर प्रकाश की किरण पूरी तरह से आर पार हो सके, उसे, या वैसे माध्यम को पारदर्शी माध्यम कहते हैं। या ऐसे भी इसको याद रखते हैं कि जिस माध्यम के आर पार देख सकें, या फिर इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि वैसा माध्यम जिससे होकर प्रकाश की किरणें पूरी तरह से आर पार हो सके, मतलब उसको पार कर जाए, तो ऐसे माध्यम को क्या कहेंगे, पारदर्शी माध्यम। तो पारदर्शी माध्यम के एग्जाम्पल देता है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कहेगा कि निम्न में से कौन पारदर्शी माध्यम है, तो ये देख लीजिए, सफेद कांच, इससे प्रकाश आसानी से आर पार हो जाएगा, पानी में भी हम आर पार देख सकते हैं और लाइट भी पार हो सकता है, हवा में तो आराम से सब कोई देख ही लेता है, तो इस सब को क्या कहेंगे, पारदर्शी माध्यम। ये ऑब्जेक्टिव में ही आते हैं कि निम्न में से कौन पारदर्शी माध्यम के उदाहरण हैं, तो आपको ये सब देख के टिक करना होगा ऑब्जेक्टिव। दूसरा है अपारदर्शी माध्यम, दूसरा है अपारदर्शी माध्यम, तो वैसा माध्यम जिससे होकर प्रकाश की किरण आर पार न हो सके। एकदम ये सब इजी चीज है, फिजिक्स का पहला, दूसरा और तीसरा चैप्टर एकदम इजी है, बस खाली आपको पढ़ना है कि क्या क्या पढ़ना है, ठीक। इसमें था कि आर पार हो सके, और इसमें है कि आर पार न हो सके, वैसे माध्यम को अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। वैसे माध्यम को क्या कहेंगे, अपारदर्शी। जैसे दीवार है, दीवार के आर पार कोई देख सकता है, नहीं देख सकता है, तो ये हो जाएगा अपारदर्शी माध्यम। ये है बेंच, बेंच के भी आर पार कोई नहीं देख सकता है। कुर्सी, बादल, बादल देखिए घना बादल है यहाँ पे घना बादल होना चाहिए, कि अगर घना बादल रहेगा तो हम उसके आर पार नहीं देख पाएंगे, ठीक। तो बादल भी किसका हो जाता है एग्जाम्पल, तो अपारदर्शी माध्यम का।
ठीक। अगला है परभाषी माध्यम। अगला है परभाषी माध्यम। तो वैसा माध्यम जिससे होकर प्रकाश की किरण थोड़ा थोड़ा आर पार हो सके, मतलब वैसा माध्यम होना चाहिए जिसके आर पार हमको धुंधला दिख जाए, मतलब हल्का हल्का दिख जाए, यानी कि प्रकाश की किरण थोड़ा थोड़ा आर पार हो सके, यानी कि धुंधला। वैसे माध्यम को परभाषी माध्यम कहते हैं। वैसे माध्यम को क्या कहेंगे? परभाषी माध्यम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में घिसा हुआ कांच, मतलब कांच को अगर रगड़ दीजिएगा तो उसके आर पार आप फरेक नहीं देख पाइएगा, थोड़ा धुंधला दिखाई देगा। तो वही परभाषी माध्यम हो गया। घिसा हुआ कांच कहिए या तेल लगा हुआ कांच कहिए, कांच पे अगर आप तेल लगा देंगे तो उससे भी फ्रेश नहीं दिखाई देता है। ठीक। बैलून, बैलून जो होता है गुब्बारा, गुब्बारा के भी आर पार हम अच्छे से नहीं देख सकते हैं, हल्का हल्का दिखाई देता है, तो वो भी परभाषी माध्यम हो जाएगा। ठीक। रक्त यानी कि खून, खून के भी हम आर पार देखेंगे तो पूरा नहीं दिखाई देगा, लेकिन हल्का हल्का दिखाई दे देगा। खून अलग से निकाल लीजिएगा शरीर से और उसको एक चिमकी में डालकर तब उसके आर पार देखिएगा, हल्का हल्का दिखाई देगा। तो ऐसा प्रयोग ना कीजिएगा। ठीक। आगे है धान। धान नहीं, घना धुआं, घना धुआं। ये क्या है? घना धुआं। घना धुआं के आर पार भी हम देखेंगे तो हल्का हल्का थोड़ा सा दिखाई देता है, पूरा दिखाई नहीं देता है। और हल्के बादल भी इसमें एग्जाम्पल में हो जाएंगे। तो एग्जाम्पल ये सब काफी महत्वपूर्ण है कि कौन पारदर्शी का एग्जाम्पल, कौन अपारदर्शी का और कौन पारभासी का। तो इसको अच्छे से देखिएगा। बाकी ये ऑब्जेक्टिव के लिए है, देखिए बहुत महत्वपूर्ण है कि कहता है कि प्रकाश के विचार से पदार्थ के कितने प्रकार हैं, प्रकाश के कितने प्रकार हैं, और कई बार पूछा भी है। तो ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला दीप्त और दूसरा अदीप्त। दीप्त का परिभाषा यहाँ पे है, आपको यहाँ पे देख लीजिएगा। दीप्त किसे कहेंगे? एकदम इजी, एकदम इजी कर ले रहे हैं आप, सिर्फ इसको पढ़िएगा, याद हो जाएगा। दीप्त किसे कहेंगे? तो वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश उत्सर्जित हो, उत्सर्जित होता है, उन्हें दीप्त पदार्थ कहते हैं। उन्हें दीप्त पदार्थ कहते हैं, मतलब जिस पदार्थ से प्रकाश निकल जाए उसे दीप्त कहेंगे। एग्जाम्पल देखिए, सूर्य, सूर्य से प्रकाश निकलता है तो ये तो ऐसे ही दीप्त पदार्थ हो गया। बल्ब, बल्ब से भी प्रकाश निकलेगा, दीप्त पदार्थ हो गया। टॉर्च, मोमबत्ती, जुगनू इत्यादि कुछ भी, तारा वगैरह कुछ भी लीजिए, जिससे लाइट निकले, जिससे लाइट निकले उसे दीप्त कहेंगे, मतलब जो जिससे प्रकाश निकले उसे दीप्त कहेंगे। ठीक। एकदम इजी। अब दीप्त में भी दो प्रकार के होते हैं, देखिए दीप्त पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। दीप्त पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है कृत्रिम, कृत्रिम मतलब कि जो हम लोग बनाए हैं पदार्थ को, और एक होता है प्राकृतिक दीप्त पदार्थ। तो इसी एग्जाम्पल में ही बना लीजिए, सूर्य हम लोग बनाए हैं नहीं, तो ये हो जाएगा प्राकृतिक। बल्ब तो हम लोग बनाए हैं, टॉर्च हम लोग बनाए हैं, मोमबत्ती हम लोग बनाए हैं, जुगनू भी प्राकृतिक हो जाएगा और तारा भी प्राकृतिक हो जाएगा। तो प्राकृतिक और दीप्त अपने से बता लेना है, वैसे इसका परिभाषा हम बोल दे रहे हैं। कृत्रिम देखिए, मानव द्वारा बनाए गए ऐसे पदार्थ जिनसे प्रकाश निकलता है उसे कृत्रिम या मानव निर्मित दीप्त पदार्थ कहते हैं। देखिए कि मानव द्वारा बनाए गए, मानव द्वारा बनाए गए वैसे पदार्थ जिनसे प्रकाश निकलता है उसे कृत्रिम दीप्त पदार्थ कहते हैं। एकदम इजी, जैसे टॉर्च, दिया, मोमबत्ती, बल्ब इत्यादि कुछ भी आप लिख लीजिएगा। ये सब दीप्त के कैसे दीप्त पदार्थ हैं? तो कृत्रिम दीप्त पदार्थ है। ठीक। आगे है प्राकृतिक दीप्त पदार्थ। तो प्रकृतिक द्वारा बनाए, साफ साफ परिभाषा में लिखा हुआ है कि प्रकृतिक द्वारा बनाए गए ऐसे पदार्थ जिनसे प्रकाश उत्सर्जित होता है उसे प्राकृतिक दीप्त पदार्थ कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? प्राकृतिक दीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे सूर्य हो गया, तारा, जुगनू इत्यादि इसमें आप लिख लीजिएगा। और ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक दीप्त पदार्थ नहीं है? तो सूर्य, तारा, जुगनू को छोड़ के जो भी रहेगा उसको टिक कर लीजिएगा। ठीक। आगे है अदीप्त। अब तो देखिए यहाँ से चालू हुआ कि प्रकाश के विचार से पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, पहला दीप्त और दूसरा अदीप्त। दीप्त में हम लोग दो प्रकार का देखे कि एक होता है मानव निर्मित और एक होता है प्राकृतिक। अब दूसरा है अदीप्त, दूसरा है अदीप्त। अदीप्त देखिए, अदीप्त में है कि वैसे पदार्थ जिनसे प्रकाश उत्सर्जित न हो, जिनसे प्रकाश उत्सर्जित न हो, मतलब जिससे प्रकाश ही न निकले, उसे अदीप्त पदार्थ कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? अदीप्त पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल में ले लीजिए, टेबल, टेबल से लाइट निकलता है नहीं। बेंच, कुर्सी, पुस्तक, कुछ भी एग्जाम्पल में जिससे लाइट ना निकले, जूता, मोजा, कपड़ा, कुछ भी एग्जाम्पल में ऐसा ले लीजिए जिससे प्रकाश न निकले, उसे क्या कहेंगे? अदीप्त पदार्थ। अब आगे है आपको कि छाया। छाया क्या है? छाया के बारे में देखना है कि छाया किसे कहते हैं। छाया यानी कि परछाई। छाया, जब किसी प्रकाश स्रोत के सामने, जब किसी प्रकाश स्रोत के सामने कोई अपारदर्शी, कोई अपारदर्शी वस्तु हो तो उससे प्रकाश की किरण गमन नहीं कर पाती है, मतलब उसके आर पार नहीं हो पाएगी। गमन नहीं कर पाने का मतलब है कि उससे आर पार नहीं हो पाती है, गमन नहीं कर पाती है। प्रकाश के विपरीत बने आकृति को छाया कहते हैं। जैसे इसमें देखिए, यहाँ पे फिगर भी है, जिसे टॉर्च है, टॉर्च से लाइट निकल रहा है, बीच में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाए, जिसमें कैसी वस्तु आ जाए? अपारदर्शी वस्तु आ जाए, और इससे लाइट जो जाएगा इसके आर पार नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पे इसका क्या बन जाएगा? छाया। और इधर में हो जाएगा परछाई, ये हो जाएगा छाया। और छाया भी दो प्रकार के होते हैं, हम अभी आपको बना दे रहे हैं। जिससे कि मान लीजिए कि छाया ऐसे है
छाया कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। यहाँ पे लिखा भी है कि छाया दो प्रकार के होते हैं। इसमें हम बता दे रहे हैं कहाँ कहाँ। तो देखिए, इसके एगो साइड में ऐसे छाया बनता है। साइड में क्या बनता है? छाया। एक मेन छाया हो गया। बीच वाला क्या हो गया? प्रधान छाया। बीच वाला, एक सेकेंड, बीच वाला जो है ना प्रधान छाया हो जाएगा। ये वाला प्रधान छाया, और जो इस साइड से है हल्का हल्का जो दिख रहा है वो हो जाएगा उप छाया। तो देखिए, छाया भी कितने प्रकार का? छाया दो प्रकार के, प्रधान छाया और उप छाया। प्रधान छाया का परिभाषा देखिए, प्रकाश स्रोत के सामने बनी छाया को प्रधान छाया कहते हैं। मतलब जो ये छाया बना हुआ है इसको क्या कहेंगे? प्रधान छाया कहेंगे। उप छाया देखिए, प्रधान छाया के चारों ओर, प्रधान छाया के चारों ओर बने धुंधले आकृति को उप छाया कहते हैं। ये ऐसे परिभाषा में पूछने वाला नहीं है, अभी बता दे रहे हैं। ये हो गया प्रधान छाया, और इसके चारों ओर जो है वो हो जाएगा उप छाया। चलिए आगे इसमें चलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। और यहाँ से आपके मान लीजिए कि सीधे परीक्षा में आने वाले प्रश्न सीधे आपको अब मिलने वाले हैं कि सीधे परीक्षा में क्या हुआ। ये सब अभी जितने थे ये सभी बेसिक इन्फॉर्मेशन थे इस चैप्टर के, और ये जब आने वाला है अब सीधे डायरेक्ट एग्जाम के जो क्वेश्चन आते हैं उनसे सीधे ये रिलेटेड है कि प्रकाश का परावर्तन। तो देखिए, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने परावर्तक सतह से, मतलब सतह जो है ना इसका वो चिकना होना चाहिए, ठीक। जब प्रकाश की सतह किसी चिकने परावर्तक सतह से टकराती है तो पुनः उसी माध्यम में, मतलब जैसे ही आया, मतलब जिधर से ऊपर से आया तो ऊपर ही चला जाएगा, ऊपर से आया तो ऊपर ही चला जाएगा, यानी कि पुनः उसी माध्यम में आंशिक, आंशिक कहने का मतलब है कि हल्का, आंशिक कहने का मतलब हल्का, या पूर्णतः, पूर्णतः कहने का मतलब कि पूरा, या तो हल्का जाए और नहीं तो पूरा ही चल जाए, मतलब जाना चाहिए, मतलब ऊपर की ओर जाना चाहिए। प्रकाश आया तो ऊपर की ओर जाना चाहिए, लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फिर से सुनिए कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकने परावर्तक सतह से टकराती है तो पुनः उसी माध्यम में आंशिक या पूर्णतः लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं और इसके कितने नियम है, ये कई बार एग्जाम में 2 नंबर के लिए पूछ चुका है। वीवीआई, वीवीआई एकदम मोस्ट वीवीआई कह लीजिए कि प्रकाश का परावर्तन क्या है और इसके कितने नियम है, ठीक। तो हम अभी आपको सब चीज बता देंगे। अभी पहले देखिए प्रकाश का परावर्तन। तो जब प्रकाश की किरण किसी चिकने परावर्तक सतह, ये सतह है, टकराती है तो पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। लौटने का भी अब शर्त है कि पूरा लौट जाए, नहीं तो हल्का हल्का लौटे, लेकिन लौटना चाहिए। तो वहीं कहा है कि इसमें कि आंशिक या पूर्णतः लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक। इसके हम नियम आपको यहीं पे करा दे रहे हैं, जैसे कभी हमने क्वेश्चन बोला था कि प्रकाश का परावर्तन क्या है और इसके कितने नियम है, और यही क्वेश्चन पूछता है, तभी तो परावर्तन तो आप लोगों का यहाँ पे दिख गया। अब इसके नियम देखिए यहाँ पे है, उसको भी हम दिखा दे रहे हैं। जैसे यहाँ देखिए प्रकाश के परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम, तो परावर्तन के दो नियम, नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाले गए लंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। इसके कहने का मतलब है, जैसे देखिए ये हो गया आपतित किरण और ये हो गया अपवर्तित किरण। यहाँ से देखिएगा कि ये हो गया आपतित किरण, देखिए यहाँ पे लिखा भी है आपतित किरण, और ये वाला हो जाएगा अपवर्तित किरण। और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, इस बिंदु का आपतन बिंदु बोला जाता है। सबका परिभाषा अभी हम दिखाएंगे कि ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया अपवर्तित किरण और ये हो गया अभिलंब, यानी कि आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। कहने का मतलब है कि तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। तो इस नियम को प्रकाश का पहला नियम कहते हैं, परावर्तन का पहला नियम। दूसरा नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी एंगल आई बराबर एंगल आर। यहाँ देख लीजिए इसका कि एंगल आई किसके बराबर होगा, यानी कि आपतन कोण किसके बराबर होगा, अपवर्तन कोण के, यानी परावर्तन कोण, अपवर्तन नहीं परावर्तन, परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये था इसके नियम में लिखने का। बाकी हम उसको फिर से बताएंगे। अभी यहाँ से चलिए, अब यहाँ चल रहा था अभी हमारा टॉपिक की प्रकाश का परावर्तन। तो परावर्तन में भी शर्त है कि परावर्तन दो प्रकार का होता है। परावर्तन का प्रकार कितना है, तो दो। अब परावर्तन के कितने नियम है, तो वो भी दो, लेकिन यहाँ अभी प्रकार है, ठीक। तो इसमें परावर्तन दो प्रकार का होता है। पहला है, परावर्तन दो प्रकार का होता है, पहला है नियमित परावर्तन और दूसरा है अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन किसे कहेंगे, तो देखिए वैसा परावर्तन जिसमें परावर्तक सतह समतल होता है उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए सतह जो है ना एकदम समतल है, यानी कि प्लेन है, तो इससे जो परावर्तन होगा उसको नियमित परावर्तन कहेंगे। मतलब जितने डिग्री के एंगल पे आएगा ही उतने ही एंगल पे ही लौट जाएगा, मतलब कि जैसे आएगा वैसे ही चला जाएगा, यानी कि फिक्स परावर्तन है, नियमित परावर्तन, ठीक। इसमें एग्जाम्पल है कि ए बी समतल परावर्तक सतह, एग्जाम्पल नहीं, ये एग्जाम्पल नहीं है। मान लीजिए एक टॉपिक है कि ए बी समतल परावर्तक सतह है, मतलब जो ये सतह है ना, कौन सा सतह है, तो समतल सतह है, ठीक। अब इसमें दूसरा देखिए अनियमित परावर्तन। तो वैसा परावर्तन, अनियमित में देखिए वैसा परावर्तन जिसमें परावर्तक सतह समतल ना हो, देखिए यहाँ पे समतल न हो, यानी कहीं ऊबड़ खाबड़ होना चाहिए, समतल नहीं हो, तो उसे अनियमित परावर्तन कहते हैं। मतलब देखिए जो क्रिकेट खेलते हैं उनको पता चलेगा कि जब बॉल यहाँ पे आएगा तो थोड़ा सा ऐसे जाएगा,
यानी कि बॉल आएगा तो थोड़ा ऐसे फैल कर जाएगा, लेकिन जब बॉल को यहाँ ऊंचे वाले स्थान पर देंगे एज पे, तो ये सीधे ऊपर की ओर निकल जाएगा सीधे, यानी कि जैसे ही आएगा यहाँ पे सीधे ही ऊपर की ओर निकल जाएगा। तो यही इसका है कि इसमें फिक्स ना है कि कब कैसे जाएगा, कभी यहाँ पे पड़ेगा तो प्रकाश ऐसे जाएगा और वहीं इसके एज पे आ गया तो सीधे ऐसे निकल जाएगा, मतलब एंगल चेंज हो जाएगा, तो इसको क्या कहेंगे, अनियमित परावर्तन। अब आगे अभी आपको ये देखना है जो कि परावर्तन संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं कि परावर्तन के क्या क्या परिभाषा होते हैं। तो पहला देखिए, ये एक तो समतल दर्पण हो जाएगा, समतल सतह हो जाएगा, दर्पण भी कह सकते हैं। इसमें मान लीजिए जो किरण आएगा उसको आपतित किरण कहते हैं, इसका परिभाषा देखिए आपतित किरण का। तो परावर्तक सतह पर आने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं। ये हो गया परावर्तक सतह, इस पर आने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं, मतलब इस किरण को क्या कहेंगे, आपतित किरण कहेंगे। इस किरण को क्या कहेंगे, आपतित किरण कहेंगे, यानी कि देखिए यहाँ पे नाम भी लिखा है कि आपतित किरण, ये आ रहा है तो आपतित किरण। दूसरा है परावर्तित किरण, तो परावर्तक सतह से टकराकर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। ये हो गया परावर्तक सतह आपका, और इससे टकराकर जाने वाली किरण को क्या कहेंगे, परावर्तित किरण कहते हैं। नाम भी लिखा हुआ है कि यहाँ से आया और टकरा के जा रहा है, एरो है ऊपर की ओर जा रहा है, तो इसको परावर्तित किरण कहते हैं। तीसरा है आपतन बिंदु, तो आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस भाग पर टकराती है उस भाग को आपतन बिंदु कहते हैं। जिसे कह रहा है कि जो ये परावर्तक किरण है ना, जो आ रहा है जो किरण आपतित किरण, जिस बिंदु पर टकराएगा, जिस बिंदु पर टकराएगा उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। यहाँ देखिए आपतन बिंदु कहते हैं, उस बिंदु को क्या कहेंगे, आपतन बिंदु। आगे है अभिलंब, आगे क्या है, अभिलंब, तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। आपतित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच डाले गए लंब, इसको क्या कहेंगे, अभिलंब। इसको एन से लिखा जाता है अभिलंब, ठीक, इसको क्या कहेंगे, अभिलंब। अभिलंब हो गया। उसके बाद आता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण। तो एक ही बार देख लीजिए कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। देखिए आपतित किरण और अभिलंब, अभिलंब भी हो गया, फिर से आपतित किरण और सीधे ऊपर चल जाइए अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं, और इसे आई द्वारा लिखा जाता है, इसे आई द्वारा लिखा जाता है। फिर है कि परावर्तित किरण और अभिलंब, यानी परावर्तित किरण और ये वाला हो गया अभिलंब, अभिलंब से सीधा और ये परावर्तित किरण के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, इसे आर द्वारा लिखा जाता है। ठीक, तो ये हुआ नॉर्मल इसके डिफिनीशन कि कौन क्या है। उसके बाद अब यहाँ से आपको परावर्तन का नियम हम बता दिए हैं कि परावर्तन के दो नियम है, यहीं से फिगर से ही समझ लीजिए। परावर्तन के दो नियम है, आपतित किरण, आपतित किरण और परावर्तित, अपवर्तित नहीं, आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, यानी कि एक ही बिंदु पर होते हैं। ये हो गया फर्स्ट नियम। दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक, यह है परावर्तन का नियम। इसमें आगे है आपको पढ़ना, देखिए यहाँ से क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, कुछ देख लीजिए। यदि कोई आपतित किरण परावर्तक सतह से 35 डिग्री का कोण बनाती है तो आपतन कोण का मान क्या होगा। कह रहे हैं परावर्तक सतह, सतह मतलब हई वाला, सतह मतलब ई वाला, यहाँ पे 35 डिग्री का कोण बनाती है एक किरण, अभिलंब नहीं दिया है, क्या बराबर कर दीजिएगा। एक किरण आ रही है और ई वाला है 35 डिग्री, तो हम जानते हैं कि यहाँ से ई वाला 90 डिग्री के कोण पे ही होता है। तो जब ई 35 है तो ई वाला कितना होगा, ई वाला हो जाएगा, आपको घटा के यहाँ से देख लीजिए कि 35 है, जब इधर वाला कोण, तो जब मैं एन ओ एक्स निकालेंगे, एन ओ एक्स यानी कि 90 डिग्री वाला, तो जब ई 35 हो गया तो ई वाला कितना होगा 55, तभी ना दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री होगा। तो यानी कि ई वाला कोण कितने डिग्री का मिल गया हमको, 55। तो जब ई 55 तो ई वाला भी 55, क्योंकि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि एंगल आई एंगल आर के बराबर होता है। तो ये देखिए 35 नीचे दिया है, इसके जरिए हम निकालेंगे ई वाला और इसके बराबर में कर देंगे ए वाला, यानी कि ए वाला भी कितने डिग्री का हो जाएगा, 55 डिग्री का। तो यहाँ पे देखिए कोण आई हो गया 55 डिग्री, इसलिए कोण आर का मान कितना हो जाएगा, कोण आर बराबर भी हो जाएगा 55, कोण आर बराबर भी हो जाएगा 55। तो इसमें क्या पूछा था कि आपतन कोण का मान, ये आपतन कोण ही पूछ रहा है तो एंगल आई, ये भी सही है। अगर परावर्तन कोण भी पूछता तो वो भी हो जाता 55 ही। अगला क्वेश्चन है कि यदि आपतन कोण का मान 40 डिग्री हो, यदि आपतन कोण का मान 40 डिग्री हो, आपतन कोण यानी कि आई दे दिया है सीधे, देखिए फिगर में आई का मान सीधे दे दिया है 40 डिग्री, तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा, आई दिया है 40 डिग्री, आर पूछ रहा है, हम जानते हैं कि आई बराबर आर होता है, तो आई हो गया 40, तो ये भी 40, तो ये भी कितना हो जाएगा 40 डिग्री। एकदम इजी था, ऐसे पूछ सकता है, अगर दिमाग सनक जाए उन लोगों का तो ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर के लिए ये सब पूछ सकता है। एकदम इजी है, बस खाली आपको देख के आंसर कर देना है। यहाँ पे है कि यदि परावर्तन कोण का मान 68 डिग्री, परावर्तन कोण मतलब आर का मान दिया है, देखिए यहाँ पे फिगर में आर का मान दे दिया है 68 डिग्री, तो आपतन कोण का मान बताइए। आर जब 68 है तो आई भी 68 ही होगा, क्योंकि आई बराबर आर होता है, आई बराबर आर होता है, तो जब ये 68 तो ये भी 68, डायरेक्ट आंसर कर देना है इसे। ठीक, अगला है
कि यदि कोई आपतित किरण समतल से 65 डिग्री का कोण बनाती है। देखिए, यदि कोई आपतित किरण समतल से कितने डिग्री का कोण बना रही है? 65 डिग्री का। 65 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तित किरण सतह से कितने डिग्री का कोण बनाएगी? अभी थोड़ा पूछ दिया है, कह रहा है कि परावर्तित किरण का मतलब कि ये वाला किरण, ये वाला फिगर में थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा। इस देखिए कि आपतित किरण तो हो गया समतल से 65 डिग्री का बना रही है। अब कह रहा है कि परावर्तित किरण इससे समतल से कितने डिग्री का कोण बनाएगी, मतलब कि ई वाले कोण को पूछ रहा है, इस वाले कोण को पूछ रहा है। देखिए, ये जब 65 है तो ई हम जानते हैं कि इधर का कोण 90 डिग्री होता है, इधर का ये वाला कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री। जब ई 65 हो गया तो ये वाला हो जाएगा 25, 90 में से घटा के चेक कर लेंगे, यानी आई हो गया 25 तो आर भी होगा 25। जब ई 25 है तो ई वाला कितना होना चाहिए? 90 करना है ना, दोनों साइड 90 90 होता है, क्योंकि वो लंब है तो इधर भी 90 और इधर भी 90, तो इसमें हो जाएगा ये 25, तो 90 में से घटा लेंगे तो आ जाएगा हमारे 65। ठीक, तो एकदम इजी चीज है ये वाला, एकदम करिएगा। बाकी ये सब अब हम नहीं दिखा रहे हैं, अब सीधे अब प्रतिबिंब की ओर चलते हैं। प्रतिबिंब कि प्रतिबिंब क्या है? प्रतिबिंब, इमेज, इमेज इसका कैसे बनेगा? देखिए कि किसी वस्तु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे यहाँ पे फिगर में देखिए, इस वाले में देखिएगा, ये देखिए ये दर्पण है, एक दर्पण है, ये दर्पण हो गया, और इससे देखिए प्रकाश की किरण यहाँ से आई और टकरा के इधर चली गई। फिर मान लीजिए कोई इधर से प्रकाश की किरण आई और टकरा के यहाँ मिल गई, तो जिस बिंदु पर ये दोनों मिलेगा वहीं पे क्या बनेगा? प्रतिबिंब। ये आपको दर्पण में काम आएगा कि कहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा, कोई वस्तु कहाँ पे खड़ा है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, तो ये सब अभी आपको दर्पण में समझ में आएगा। बस खाली अभी यहाँ पे देख लीजिए परिभाषा की क्या हम कह रहे हैं। प्रतिबिंब का परिभाषा क्या होता है? तो किसी वस्तु स्रोत से आती हुई किरणें जब किसी दर्पण के से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक, अब इसमें प्रतिबिंब के भी टाइप है, इसको देख लीजिए कि प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, एक होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। परिभाषा इसके पूछ सकता है कि काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। वास्तविक भी पूछ सकता है, लेकिन काल्पनिक पे थोड़ा ज्यादा ध्यान रहेगा कि काल्पनिक किसे कहते हैं। देखिए, पहले वास्तविक का देखते हैं, उसके बाद काल्पनिक देखेंगे। वास्तविक में है कि किरणों के वास्तविक कटान से बने प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक, ये आया किरण और इधर लौट गया, तो सीधे सीधे स्पष्ट रूप से हमको दिख रहा है कि प्रकाश आया तो दर्पण से परावर्तन होगा ही, परावर्तन हुआ तो ऊपर गया, इधर से भी कोई प्रकाश आया, परावर्तन हुआ तो यहाँ गया, जहां पे टकरा गया वहीं पे क्या बन जाएगा? रियल इमेज लिखा हुआ है, ये रियल इमेज लिखा है, इसको काट दीजिए। प्रतिबिंब, रियल इमेज मतलब वास्तविक प्रतिबिंब, वही चीज है कि ये हो गया क्या? वास्तविक प्रतिबिंब, मतलब हमको क्लियर दिख रहा है कि यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, और यहाँ पे लिख लीजिएगा कि वीवीआई। कई बार पूछ चुका है, कई बार, कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। आगे देखिए, काल्पनिक प्रतिबिंब, किरणों के काल्पनिक कटान से बने प्रतिबिंब को काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये दर्पण, तो यहाँ पे लिखना सही नहीं है, मान लीजिए कोई माध्यम है और इससे प्रकाश आ रहा है, प्रकाश आया लेकिन इसका परावर्तन नहीं हुआ, इसको आर पार चला गया, मतलब इधर परावर्तन नहीं हुआ, यहीं पे टकरा के रुक गया, और ये भी इधर से आया और इसका भी, यहाँ पे एक सेकेंड, इसका भी परावर्तन नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कोई आया और इसका परावर्तन नहीं हुआ दर्पण से, इसका भी परावर्तन नहीं हुआ, ऊपर की ओर तो नहीं गया कि वास्तविक बनेगा, हम कुछ कल्पना करेंगे। यहाँ फिर से देखिएगा, कोई किरण इधर से आया, टकरा के वापस नहीं गया, ये भी आया टकरा के वापस नहीं गया, मतलब परावर्तन नहीं हुआ। तो हम कल्पना करेंगे कि ये पीछे जाके कहीं कट जाएगा, मतलब कि वर्चुअल हो गया। कैसा हो गया? वर्चुअल, मतलब कि कल्पना कर रहे हैं। तो वही चीज यहाँ पे बोला गया है कि किरणों के काल्पनिक कटान से बने प्रतिबिंब को काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। यहाँ किरणों के काल्पनिक कटान मतलब कल्पना करके ला रहे हैं कि नीचे कहीं आके मिल जाएगा, मतलब कि कल्पना कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं कि आगे जाके शायद ही कट जाएगा, तो इसे वर्चुअल इमेज कहते हैं, यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। वीवीआई ये भी है और वीवीआई ये भी है। ये नहीं वाला पूछेगा कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, तो हमेशा उल्टा, और काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। ठीक, काल्पनिक प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं, मतलब आभास कर सकते हैं केवल कि इधर जाके बना होगा। ठीक, ये चीज इंपॉर्टेंट है काफी, इसको देख लीजिएगा कि कह रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर कई बार पूछ चुका है और कई बार पूछता भी है, तो इसको अंतर याद हो जाएगा तो कई तो ऑब्जेक्टिव आपके यहीं से क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर लिखना है। पहले आप लोग लिखिएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में निम्न अंतर है, तब ये सब चीज लिखना है। इसमें पहला लिखेंगे
कि यह किरणों के वास्तविक कटान से बनता है, किरणों के वास्तविक कटान से बनता है। यह किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है, किरणों के काल्पनिक कटान से। ये किरणों के वास्तविक कटान से और ये किरणों के काल्पनिक कटान से। अभी हम आपको यहाँ पे बताए हैं कि ये वास्तविक कटान से बना था, वास्तविक प्रतिबिंब मतलब डायरेक्ट दिख रहा है तो, और इसको हम कल्पना करके नीचे ले जाना है, शायद ये कटेगा तो ये काल्पनिक प्रतिबिंब हुआ। तो वहीं अंतर में लिखेंगे कि यह किरणों के वास्तविक कटान से बनता है और यह किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है। दूसरा अंतर में लिखेंगे कि यह हमेशा उल्टा बनता है, यह हमेशा उल्टा बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। इसमें अगला लिखेंगे, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे अगर कोई वस्तु रख दिया जाए तो उसपे सीधे इसका प्रतिबिंब बन जाएगा, मतलब पर्दे पे इसको प्राप्त कर लिया जाएगा। और ये तो कल्पना कर रहे हैं तो इसको कहाँ से पर्दे पर प्राप्त करेंगे, नहीं ना। तो इसमें लिखेंगे कि इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक, क्रैश कोर्स में हम ये वाला चीज नहीं बताए थे, तो सभी लोग यहाँ से अपना लिख भी लेंगे और इसको याद भी कर लेंगे। ठीक, आगे है कि वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है। देखिए यहाँ पे वास्तविक जो प्रतिबिंब है दर्पण के कहाँ बना है, दर्पण के सामने, ऊपर की ओर दर्पण के सामने बन गया है। और यहाँ पे लिखेंगे कि काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। ऊपर देख लीजिए कि जो ये काल्पनिक प्रतिबिंब है दर्पण के नीचे यानी कि पीछे की ओर बन रहा है। तो वही सब ये सब आप लोगों का है, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। वीडियो को पीछे करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बाकी जिनको पीडीएफ चाहिए हम पीडीएफ भेज देंगे। आगे है दर्पण। तो दर्पण के बारे में अब हम अगले वीडियो में देखेंगे। यहाँ तक आप लोग आशा करते हैं सबको अच्छे से समझ में आया होगा। जिनको समझ में आ गया होगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में यहाँ से दर्पण के साथ। और जिनको न्यूमेरिकल में दिक्कत होगा वो बताएंगे, उनको न्यूमेरिकल का भी करा देंगे। कल के वीडियो में हम दर्पण देखेंगे ये सभी कि दर्पण क्या क्या है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।